दोस्तों, अयोध्या में एक फूल बेचने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसकी जिंदगी कांटों से भरी हुई थी, 40 किलोमीटर दूर से रोज वह फूलों के गट्ठर लेकर बसों के धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या पहुंचती है और लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती थी। और उसके बाद शाम को फिर बसों के धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचती है और इस तरीके से वह अपने परिवार के साथ लोगों का पेट पालन करती है। दोस्तों, एक दिन वो सरयू नदी में स्नान करने वाले लोगों के पीछे फूल लेकर दौड़ा करती थी उसको बेचने के लिए। तभी यहाँ पर एक लड़के का चेहरा देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह उस लड़के से छुप जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो लड़का स्नान करने के लिए नदी में घुस जाता है और सरयू नदी के तेज बहाव और गहराइयों में जब जाता है, तो दोस्तों उस लड़की की चिंता बढ़ जाती है। वो उसको रोकना चाहती है, क्योंकि वो कोई नहीं बल्कि उसका पति ही होता है, जो पिछले 4 सालों से उसको छोड़ रखा था। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सटे हुए सुल्तानपुर जिले की है। दोस्तों, उस लड़की का नाम कविता होता है और लड़के का नाम दुर्गेश होता है। दोस्तों जब ये दोस्तों जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ गई है। तो ऐसे में एक लड़का जिसका नाम दुर्गेश होता है, वह अमेठी जिले का रहने वाला होता है। अयोध्या से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर होता है। नई कार लेता है और खुद और 3 दोस्तों के साथ अयोध्या दर्शन का प्लान बनाता है। दोस्तों, 20 फरवरी 2024 के दिन सुबह सुबह अयोध्या के लिए निकलते हैं और उसके बाद इन लोगों का प्लान होता है कि पहले जाएंगे सरयू नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद अयोध्या में घूमेंगे। इसी बहाने वो लोग जो नई गाड़ी लेते हैं उसकी पार्टी भी करने का उनका मन होता है। तो यह चारों लोग दोस्तों अयोध्या पहुंच जाते हैं, गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक सबसे पहले ये सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ में जब ये लोग पहुंचते हैं, तो इनके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं, जैसे कि पैसे मांगने वाले, पूजा कराने वाले पंडित जी लोग। इसके अलावा फूल बेचने वाले भी लोग इनके पीछे लग जाते हैं। दोस्तों, जो कविता होती है वह भी उसी घाट पर फूल बेचा करती थी। जब वह दुर्गेश और उसके दोस्तों को देखती है तो उनके पीछे लग जाती है कि साहब फूल ले लीजिए, भैया फूल ले लीजिए, सरयू माता में अर्पित कर दीजिए, आप सुखी रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपके माता पिता सुखी रहेंगे। इस तरीके से जब वह उसके दोस्त के पीछे पड़ जाती है, तो उसका दोस्त रुक जाता है और उससे कहता है कि जब वह उससे पूछता है कि कितने का दे रही है, तो दोस्त बोलती है कि भैया 20 रुपए का है। तो वह उससे बोलता है कि ऐसे मुझे 4 जगह पर दे दो। अब वो फूल निकाल रही थी, तो वह कविता से कहता है कि फूल पत्ती डालना सरयू नदी में अलाउड है क्या। वो बोलती है कि हाँ भैया अलाउड है दोस्तों, हालांकि अलाउड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यह उसकी रोजी रोटी थी, तो वह कहती है भैया यहाँ पर फूल पत्ती डालना अलाउड है। अब वो अपने दोस्तों को आवाज लगाता है कि अरे भाइयों फूल तो ले लो। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और कविता उनमें से दुर्गेश के चेहरे को देखती है और कब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसको देखती है, वह गायब हो जाती है, छुप जाती है। और जब दुर्गेश जो होता है वह भी जब उसका चेहरा देखता है, तो वह भी हैरान रह जाता है कि वो 20 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था, नदी के एकदम किनारे। वो तुरंत वापस आता है और कविता को उसकी नजरें जो होती है ढूंढने लगती है, लेकिन कविता जो है फूल देने के बाद वहां से गायब हो चुकी थी। अब उसका दोस्त जो है अपने जेब से 100 रुपए का नोट निकालता है और जब वो कविता को देने लगता है, तो देखता है कि कविता वहां से गायब थी। तो कहता है कि अरे यार फूल देने वाली कहाँ चली गई, बताओ पैसा लेना भूल गई है। अब जब दुर्गेश होता है, उसे लगता है कि यार कविता थी, इसकी आंखों का यह भ्रम तो नहीं, इसकी आंखों का धोखा तो नहीं। फिर वह उसको इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कविता कहीं नजर नहीं आती है। वो कहता है कि यार अरे उसको ढूंढो, उसको पैसे देने हैं। उसका दोस्त कहता है कि यार अभी यहीं पर 5 मिनट खड़े रहो, उसको जब याद आएगी तो खुद ही चली आएगी पैसे लेने के लिए। वो लोग उसका वहां पर खड़े होकर 5 मिनट तक इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत ही बेसब्री से जो दुर्गेश होता है वह उस लड़की को इधर उधर देखता रहता है। लेकिन दोस्तों, सैकड़ों लोगों की भीड़ में जब कोई छुप जाए, उसको ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। कविता कविता वहां से जा चुकी थी और उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वह कहता है कि अरे चल ना यार, 80 रुपए की बात है, अगर उसे याद आएगी तो खुद ही लेने चली आएगी। अब वो लोग वहां से स्नान करने के लिए चले जाते हैं। जब वह घाट के पास पहुंचते हैं, तो वो लोग अपने कपड़े को उतार देते हैं और एक तखत पे रख देते हैं और यह चारों दोस्त स्नान करने के लिए सरयू नदी में उतर जाते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के अंदर जोश खरोश कुछ ज्यादा ही था। धीरे धीरे और गहराइयों में चले जाते हैं, क्योंकि किनारे जो पानी था वह लोगों की हलचल की वजह से गंदा हो चुका था। साफ पानी में जाकर ये लोग नहाना चाहते थे, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। दोस्तों, यह सब जो कविता थी वह उनकी और पास आ जाती है और छुपकर दुर्गेश को निहारने लगती है, क्योंकि 4 साल बाद उसको वह देख रही थी। दुर्गेश को देखती है, छाती भर पानी में चला जाता है। तो जैसे होता है कि अपनों के लिए चिंता होने लगती है, यही हाल जो कविता का हो रहा था।
वो दुर्गेश को लेकर चिंता करने लगती है और तभी एक लड़के से कहती है कि इधर आ बाबू, उन लोगों को बोल कि ज्यादा पानी में ना जाए, पानी का बहाव कुछ ज्यादा तेज है। दोस्तों वह जो लड़का होता है वह जोर से आवाज लगाता है और बोलता है कि भैया इतने गहराई में मत जाओ, बहाव कुछ ज्यादा तेज है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो तो किनारे आ जाते हैं, लेकिन जो दुर्गेश होता है उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देता है और पानी की गहराई में जाने लगता है। जो लड़का था वह बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन जो कविता थी उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। जो कविता होती है वह खुद चली जाती है, गांठ भर पानी में खड़ी हो जाती है और दुर्गेश को आवाज लगाती है और बोलते हैं कि आपको जब मना किया जा रहा है तो आप इतने पानी में क्यों जा रहे हो। दोस्तों जब दुर्गेश कविता की तरफ देखता है, उसका चेहरा देखता है, उसको गांठ भर पानी में खड़े हुए देखता है, तो एक सामान्य से साड़ी पहने हुए खड़ी थी और दुर्गेश को और गहराई में जाने के लिए मना कर रही थी। तो दोस्तों दुर्गेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको देखकर कविता भी रोने लगती है और रोते हुए गले से कहते हैं कि आप लोग इधर आ जाइए, इतनी गहराई में क्यों जा रहे हो नहाने के लिए। दोस्तों अब बहुत सारे लोग होते हैं कविता को देखने लगते हैं। जो उसके दोस्त होते हैं वह भी कविता की तरफ देखने लगते हैं। दोस्तों जिस पत्नी को दुर्गेश ने 4 साल पहले छोड़ दिया था, दर दर की ठोकरें खा रही थी, अभी भी उस पत्नी के दिल में दुर्गेश के लिए बहुत सारा प्यार था। देखकर खुद को वह संभाल नहीं पाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर दोस्त जो है वह घबरा जाते हैं और उसके पास जाते हैं, उसको संभालते हैं और कहते हैं कि यह तो फूल वाली है, तो इसे जानता है कौन है ये। तो वह यार यही तो मेरी पत्नी है जिससे मैं चार सालों से अलग रह रहा हूँ, 4 सालों के बाद इसे देख रहा हूँ, इसे 4 सालों के बाद देख रहा हूँ। तो एक दोस्त कहता है कि अरे यार मैंने सोचा कि यह पैसे मांगने के लिए आई है और इस तरीके से कह रही है। दोस्तों वह कहता है कि यार नहीं, यह मेरी पत्नी है जो फूल बेच रही थी। अब दोस्तों जो उसके दोस्त है वह भी हक्के बक्के रह जाते हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब वो लोग कविता को देखते हैं, एक सामान्य से साड़ी पहने हुए घुटने भर पानी में खड़ी थी, एक के मुंह से निकलता है कि अरे यार यह तो भाभी है। दोस्तों वो वहां पर आता है और कविता भी रो रही थी, उसको संभालता है और कहता है कि भाभी जी मत रोइए, देखो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों सैकड़ों लोगों की भीड़ में उनकी एक अलग ही कहानी हो गई। वो उसको संभालता है और उसके बाद दुर्गेश को बुलाता है और बोलता है कि यार चल किनारे आ जा, बाद में नहा लेना। दोस्तों वो लोग दुर्गेश को लेकर बाहर चले आते हैं। दोस्तों कविता उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है, तो उसके बाद ये लोग उन दोनों को समझाते हैं, बुझाते हैं। उसको समझाने के बाद चुप कराते हैं और कहते हैं कि भाभी जी चलिए आप भी स्नान कर लीजिए, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि मैं सुबह आ जाती हूँ तो यहाँ पर पहले मैं स्नान करती हूँ, उसके बाद ही मैं फूल बेचती हूँ, तो मेरे कपड़े गीले हैं, मैं स्नान नहीं कर सकती। दोस्तों वह उनको नहाने से मना कर देती है और ये लोग नहा लेते हैं। दोस्तों उसके बाद दुर्गेश और कविता की वो लोग घुटने पर पानी में कई सारी फोटो खींचते हैं दुर्गेश के मोबाइल में और उसके बाद ये लोग नहा के बाहर निकलते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। तभी एक 12-13 साल का लड़का आता है और कविता से कहता है कि दीदी दीदी फूल खत्म हो गया है। तो वहां पर 2-3-4 लोग खड़े होते हैं, उनको वह कहता है कि मैं फूल जाकर बेचूंगा। दोस्तों वह कहती है कि जा बाबू, उस पन्नी में रखे हैं वहां से लेकर ले ले। दोस्तों उसके बाद वह लड़का वहां से चला जाता है। अब ये लोग कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद एक दुकान पर जाते हैं और चाय नाश्ता करने के लिए, जो कि नए घाट पर एक होटल सा बना था, एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठने के बाद वो लोग चाय वगैरह पीते हैं। दुर्गेश जो है कविता से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो, क्या हाल है, अरे तुम्हारे घर में सब लोग ठीक है। तो अपनी कहानी सुनाती है। उसको सुनने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों फरवरी 2019 में दुर्गेश और कविता की शादी हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही दोनों पक्षों में, बारातियों में मारपीट हो जाती है। मारपीट इतना भयंकर हो जाता है, डीजे पर डांस को लेकर एक शुरू हुआ मामूली सा झगड़ा धीरे धीरे एक विकराल रूप ले लेता है। दोनों पक्षों को चोट लगती है, जो कविता के घर वाले और गाँव वाले होते हैं और जो दुर्गेश के घर वाले और जो बाराती होते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि शादी किए बिना ही बारात लौटने वाली थी, लेकिन जब कुछ समझदार लोग बीच में पड़ जाते हैं तो किसी तरीके से शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब कविता अपने ससुराल जाती है तो दुर्गेश के घर वाले उसको वह मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार थी। शादी के अगले दिन ही वह लोग उसको ताने मारने शुरू कर देते हैं। तरह तरह के इल्जाम जो है उसके घर वालों पर लगने लगते हैं। एक हिसाब से उस गाँव का बदला कविता से लिया जा रहा था, जिसको सुनते सुनते कविता तंग आ जाती है, लेकिन किसी तरीके से वह उस घर में रहती है, क्योंकि जो दुर्गेश था वह उस कविता से प्यार करता था। इसलिए वहां पर अपने ससुराल में 6 महीने तक सबकी बातें सुनती रहती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। दोस्तों दुर्गेश की मेडिकल स्टोर की दुकान थी, अच्छी खासी दुकान चलती थी, बहुत सारे पैसे थे। एक हिसाब से देखा जाए तो वो लोग अमीर लोग थे और कविता के जो पिताजी थे वो मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे। कविता बहुत सुंदर थी, इसलिए इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन वह गरीब थी तो इसलिए उसे 2 के बजाय 10 बातें सुनाई जाती थी। अब दोस्तों 6 महीने बीत गए। इस बीच में 1-2 बार कविता अपने मायके से ससुराल, लेकिन 6 महीने बाद जब वह अपने मायके जाती है तो उसको फिर वहां से पूछने वाला कोई नहीं था, उसको लेने के लिए वहां पर कोई नहीं जाता है।
जो दुर्गेश होता है उसको भी मना कर दिया जाता है कि भाई लड़की अब इस घर में नहीं आएगी, तुम्हारी शादी होगी, संदेश भेज दिया जाता है, तुम अपनी लड़की को देख लो और हम अपनी लड़कियों को देख लेते हैं। यह रिश्ता नहीं चलने वाला है। अब दोस्तों 6 महीने बाद उसके पिताजी जो मुंबई में काम करते थे, वह उसके पिताजी अकेले ही काम करके उसका पालन पोषण करते थे। एक्सीडेंट से उनकी मौत हो जाती है, उसकी वजह से पूरा परिवार समझो कि अनाथ हो जाता है। उस परिवार में अब उसके दादा दादी, उसकी माता जी, उसकी बहन 18 साल की थी। जिस समय कविता की शादी हुई थी उस समय इसकी उम्र 21 साल की थी, और उसके जो दो भाई थे, एक की उम्र 12 साल की थी और एक की उम्र 8 साल की थी। कुल मिलाकर ये लोग 7 लोग थे। लेकिन उसके पिताजी की मौत के बाद दोस्तों कोरोना काल भी आ जाता है। इन लोगों की हालत इतनी बुरी हो जाती है, इन लोगों के जीने खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। राशन देती थी, लेकिन राशन के अलावा, उस राशन के अलावा और भी बहुत सारे खर्चे थे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त गरीबी आ जाती है। कविता क्या करती, उस घर में सबसे बड़ी कविता ही थी दोस्तों। वह दिन रात चिंता में लगी रहती कि अपने परिवार का कैसे पेट पालन करे। उसकी माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाया करती थी, लेकिन उससे गुजारा करना नामुमकिन था। और इधर जो उसके ससुराल में जो उसका पति था, जो कि दुर्गेश था, वह एक और मेडिकल स्टोर खोल लेता है। क्योंकि उसने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए वह मेडिकल स्टोर खोल लेता है। उसका जो मेडिकल स्टोर होता है वह बहुत अच्छा खासा चलने लगता है। एक पर उसके पिताजी बैठते हैं और एक पर वह खुद बैठता है। उन लोगों के ठाट बाट काफी अच्छे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इधर कविता की हालत खराब हो जाती है। अब दोस्तों 2022 आ जाता है, महीना चल रहा था, तभी जो कविता के घर पर एक व्यक्ति ऐसे ही चला आता है जो अयोध्या से घूमकर आया हुआ था। कविता ने अपने नल के पास बहुत सारे फूल लगा रखे थे, वह सारे खिले हुए थे। अब सारे फूल बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत खिले हुए लग रहे थे। अब दोस्तों वह व्यक्ति जो होता है फूलों को देखकर बोलता है कि अगर इन फूलों को अगर अयोध्या में ले जाकर बेचा जाए तो कम से कम 5,000 रुपए के बिक जाएंगे। दोस्तों यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, लेकिन कविता के दिल में यह बात बैठ जाती है। वह अगले दिन सुबह सुबह सारे फूल तोड़ लेती है। अपने एक छोटे भाई को, जिसकी उम्र 10-11 साल की होती है, वह उसको लेकर छोटे भाई को अयोध्या लेकर चली आती है और सरकारी बस पकड़ती है और वह अयोध्या पहुंच जाती है। घाट पर दोस्तों पहुंचते पहुंचते उनको देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 10-15 किलो फूल जो थे उसके बिक जाते हैं शाम तक। वह कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का फूल बेच देती है। जब वह शाम को अपने घर पहुंचती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद लेकिन जो घर में जो फूल थे सारे खत्म हो चुके थे। उसने पता लगाया कि फूल कहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों जो उसका एक भाई होता है जिसकी उम्र 15 साल की होती है, वह मंडी गया पता लगाने के लिए कि फूल कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद वह रोज वहां से 20 किलो 25 किलो फूल खरीद लेती है और इधर वो कविता अपने छोटे भाई को लेकर उन फूलों को बस में लाद लेती है। उसके बाद वह सुल्तानपुर से अयोध्या बेचने के लिए आ जाती है। तो 1 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ था और वहां पर लोगों की संख्या बढ़ जाती है, उसके बाद उनके फूलों की जो खपत थी कई गुना बढ़ जाती है। 10 किलो और फूल बेचने लगते हैं दोस्तों ये लोग 1500 से लेकर 2000 के बीच में फूल खरीदते हैं और अयोध्या ले जाकर ये दोनों भाई बहन मिलकर सुबह से लेकर शाम तक 2500-3000 रुपये का फूल बेच देते थे। सब कुछ काटने के बाद इनको 1000 रुपये का आसपास इनको बच जाता था। उन्हें लेकिन इसके लिए उन लोगों को सुबह 5 बजे लेकिन इसके लिए वो लोग सुबह 5 बजे उठते थे और शाम को 6-7 बजे घर पहुंचते थे। फिर भी जो भी जैसे भी है इन परिवार का पेट पालन होने लगता है दोस्तों यही करके इसके परिवार का गुजारा हो रहा था। कविता बहुत खूबसूरत थी। जमाने की नजरों से बचने के लिए वह खुद को सामान्य से बनाकर रखती थी। 25 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन वह अपने आप को 45 साल की तरह रखती थी और अपने भाई को अपने साथ ही रखती थी ताकि उसको कोई कुछ कह न पाए, रास्ते में उसको कोई परेशानी ना हो। और रोज की तरह उस दिन भी वह नदी पर फूल बेच रही थी। जब दुर्गेश को वह देखती है और दुर्गेश जब उसको देखता है तो वह दोस्तों अपनी अपनी कहानी बताने के बाद वह रोने लगते हैं। दुर्गेश भी रोने लगता है, सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उसके दोस्त दुर्गेश से बोलते हैं कि दुर्गेश यार भाभी की इसमें क्या गलती है। उसके दोस्त बोलते हैं कि इनसे कौन सी गलती हो गई थी जो तुम लोगों ने इस तरीके से इनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। तुम लोगों ने इनको क्यों छोड़ दिया, गलती तुम्हारी है। वह कहते हैं कि तू इतना पढ़ा लिखा आदमी, तुझे अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था, अपनी बहनों को डांटना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी अच्छी लड़की को इस तरीके से छोड़ रखा है। वो लोग कहते हैं कि अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज तो तू समझ जा। अब दोस्त कहते हैं कि भाभी जी को लेकर अपने घर चल। कि जो दोस्त थे कोई आम आदमी नहीं था, कोई एमआर था, कोई मेडिकल स्टोर का होलसेलर था। इस तरह से वह अच्छे लोग थे, लेकिन कविता जाने से मना कर देती है। वह बोलती है कि मैं अपने परिवार का पेट पालती हूँ, मैं ही पेट भरती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे जिएगा, मुझे अपनी बहनों की शादी भी करनी है। वह कहती है कि अगर मैं चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, मैं नहीं जा सकती। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि आप अपने परिवार की टेंशन मत लीजिए, आपका जो भाई है 16-17 साल का हो चुका है, वह बड़ा हो चुका है, उसको हम अपने पास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप भाभी जी इतनी टेंशन मत लो, आप इतना मत सोचिए, आपने बहुत मेहनत कर लिया है, इतना तो दोस्तों कोई भी इतना नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद जो दुर्गेश के दोस्त थे वह अयोध्या में ही रुक जाते हैं। दुर्गेश और दुर्गेश का दोस्त कविता और उसका भाई
वह चारों लोग सुल्तानपुर कविता के घर पहुंच जाते हैं। सुल्तानपुर कविता के घर पर जब वो लोग पहुंचते हैं, उसके घर वाले देखते हैं कि दामाद जी को देखकर वह लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन वहां पर सारी बातें पता चल जाती हैं कि लोग ऐसे ऐसे इन लोगों की मुसीबत हुई है दोस्तों। उसके बाद एक तरीके से उनकी नॉर्मल विदाई कर दी जाती है। वो लोग फिर से अयोध्या आ जाते हैं। दोस्त साथ में गया था, वह एक और गाड़ी मंगा, उसका जो दोस्त होता है वह अपनी गाड़ी मंगाता है। ये लोग दोनों गाड़ियों में बैठ जाते हैं और दुर्गेश अपने घर पहुंच जाता है। जब दुर्गेश के घर वाले इसको देखते हैं, हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके दोस्त उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने सबको समझाया। अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हो जाता है। उसके दोस्त जो होते हैं वह उनको लाख लाख धन्यवाद देता है। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी बहुत ही आराम से रह रहे थे। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अब इनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। यह रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।